हाय, दिस इज कोमल चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल GS365। एंड हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि इंडियन प्रियम्बल जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो क्या क्या हमें दर्शाती है, क्या क्या हमें बताती है। तो फर्स्ट हमने कवर किया था कि जो बताती है नेचर ऑफ द स्टेट, कि इंडिया एज ए स्टेट उसका नेचर क्या रहेगा। ठीक है, तो उसमें कुछ वर्ड्स थे जो हमने डिफाइन किए, जो हमने समझने की कोशिश की। ठीक, तो आज हम जो बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट रहेगा ये, और इसमें हम पूरा कंक्लूड कर देंगे। इसमें हम कवर करेंगे कि इंडिया एज ए कंट्री इन कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। तो फर्स्ट वर्ड रहेगा हमारा जस्टिस। वी ऑल नो अबाउट द प्रियम्बल। हमने प्रियम्बल पढ़ा था क्लास में। ठीक है, तो ये पार्ट हमने डिस्कस किया था। ये पार्ट जो हमारा था ये था हमारा नेचर ऑफ द स्टेट, और ये जो पार्ट था ये हमारा था ऑब्जेक्टिव, कि उद्देश्य क्या है प्रस्तावना का। प्रस्तावना हमें क्या उद्देश्य था, हमारा जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव बता रहा है ये वाला पॉइंट, और ये हम कवर कर चुके हैं। जो बता रहा था नेचर ऑफ द स्टेट, हमने इस नेचर ऑफ द स्टेट में कवर किए थे सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये वर्ड हम डिटेल में समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। तो हम बात करेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी की बात करेंगे। यही बात करेंगे हम यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, इनकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लास्ट में स्टेट की। क्लियर? आई होप अभी पता चल गया होगा कि क्लास में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का तो जो हमारा वर्ड है वो रहेगा जस्टिस से स्टार्ट करेंगे हम। यस ठीक है, तो अगर हम टर्म की बात करें जस्टिस एज अ टर्म, तो जस्टिस एम्बेस द थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी जब हम न्याय की बात करते हैं तो हम तीन प्रकार के न्याय की बात करते हैं, थ्री टाइप्स। यानी कि सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय और पॉलिटिकल न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक, तो सोशल जस्टिस क्या डिनोट करता है? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय क्या डिनोट करता है? पॉइंट हमारा ये है, ये डिनोट करता है इक्वल राइट्स, ठीक है, या इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स। यानी कि ये बात करता है इक्वल ट्रीटमेंट की, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन। आई होप बहुत सिंपल है कि सभी के लिए क्या है, बराबर ट्रीटमेंट होना चाहिए, बराबर क्या होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए सभी के साथ। ठीक है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स। यानी कि कास्ट, रिलीजन, सेक्स, इनके आधार पर, इन बेसिस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतिहास में हमने देखा है कि जब हम बात करते हैं भेदभाव को लेके, तो हमने देखा है कि जो हमारी माइनॉरिटीज हैं या फिर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC हो गया, ST हो गया, इनके साथ इतिहास में बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनकी वजह से ये क्लॉज लाए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस क्या हो गया, यानी कि आर्थिक आधारों पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्थिक आधार कैसे कि, यानी कि क्या हो गया, इनकम हो गई, प्रॉपर्टी हो गया, इन बेसिस पर किसी के साथ क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वेल्थ भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी वेल्थ की बात। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मिलियनर है, यानी कोई लखपति हो गया, कोई करोड़पति है, उसके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, एंड कोई गरीब है उसके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। रियलिटी में वो चीज जो है वो अलग है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल फैक्टर। राइट, तो नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस की, तो इसका मतलब क्या होता है, इट्स सिंपल मीन कि जो सिटीजन हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी सिटीजन रहेंगे भारत के, उन सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स यानी कि क्या हो, सिंपल मीनिंग कि सभी को सरकारी ऑफिस जो रहेंगे, जो पब्लिक ऑफिस जो रहेंगे, उनका एक्सेस सभी के लिए ओपन होना चाहिए। ठीक है, इक्वल वॉइस होना चाहिए सबका, कि भाई सभी की वोट का बराबर क्या है, वेटेज है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब व्यक्ति उसकी वोट की वैल्यू कम है और कोई अमीर व्यक्ति है उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक्सेस होना चाहिए, एक्सेस टू ऑल, सभी के लिए क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिस जो रहेंगे, पब्लिक ऑफिस जो रहेंगे, उनके लिए सभी व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। किसी को भी ऐसा ना हो कि उसको ऑफिस में जाने से रोका जाए, जैसे क्या होता है इतिहास में होता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। दूसरा इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, यानी कि जब बात होती है इक्वल वॉइस की, यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार है और सभी के वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति ज्यादा
जो अमीर है उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, राइट। तो ये हम बात करते हैं, तो ये कहा जाता है पॉलिटिकल जस्टिस, राइट। तो देखो यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, सोशल जस्टिस डिनोट इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, ठीक है, यानी कि इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया, सोशल जस्टिस। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वही पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ हो गया, इनकम हो गया, एंड प्रॉपर्टी, राइट, क्लियर। जब हम बात करते हैं सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को मिलाकर हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोला जाता है दोनों को मिलाकर इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस है और सोशल जस्टिस है, दोनों में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिसोर्सेज का, ठीक है, इक्वली होना चाहिए, ये बात है बस, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल जस्टिस जो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है एक्सेस मिलना चाहिए सभी को, जो हमारे ऑफिस हैं पब्लिक ऑफिस, उनमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको रोका जाए, राइट, जैसे इतिहास में होता रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक सिंपल मीनिंग कि जो जस्टिस है तीनों, सोशल जस्टिस हो गया, पॉलिटिकल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, ठीक है। हम बात करें जस्टिस, तो जस्टिस वर्ड जो है वो कहां से लिया गया है, ये लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन 1917, यानी कि जो, अगर मैं बात करूं वर्ड की, तो वर्ड कहां से लिया गया है, रशियन रेवोल्यूशन 1917, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। हमने बात की जस्टिस, जस्टिस तीन प्रकार का होता है, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, तीनों को हमने क्लियर तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश की, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस ऑफ ऑल पॉलिटिकल ऑफिस, ठीक है, इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, जो मैं आपको वर्बली बोल के बता रहा हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो एक चीज और समझो, तीन वर्ड सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम बात करते हैं जस्टिस की, ठीक है, तो हमारे पास तीन जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस, सेकंड है सोशल जस्टिस, थर्ड है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। अब समझो, जो ये जस्टिस है, मैंने क्या बताया, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये क्या हो गया, इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। अब देखो समझने की चीज क्या है, जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, हमने बात कर ली, हम प्रियम्बल में पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट प्रियम्बल में भी है, सेकंड फंडामेंटल राइट्स में भी दिया हुआ है जस्टिस की बात, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो दिया हुआ है हमारे डीपीएसपी में, ठीक है। सभी के लिए इक्वल ट्रीटमेंट, सभी के समान, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इक्वल पे के लिए इक्वल, अगर मेल और फीमेल दोनों सेम काम कर रहे हैं तो उनके लिए इक्वल पे होना चाहिए, आर्टिकल 39, इट इज ऑल्सो मेंशन इन द डीपीएसपी। तो जब हम बात करते हैं राइट जस्टिस की, तो जस्टिस हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है प्रियम्बल में। ऑब्वियसली बात है कि प्रियम्बल से कोई भी सोर्स ऑफ पावर नहीं है लेजिस्लेचर की, यानी कि विधायिका प्रियम्बल से, प्रस्तावना से कोई भी वैधानिक पावर नहीं लेती है, ना ही उसको पावर मिलती है, ना ही उसको लिमिट्स मिलती है, ठीक है। तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, लेकिन फंडामेंटल राइट में भी लिखा हुआ है, क्लियर। फंडामेंटल राइट कहाँ पे है, भाग 3, पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट, ये जस्टिसाइबल भी है, ठीक है। हम डिटेल में देखेंगे बाद में, नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा फंडामेंटल राइट का, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वी हैव टू वेरी फोकस ऑन दैट स्पेशली, ठीक है। लेकिन डीपीएस पे भी लिखा हुआ है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये दिया हो पार्ट 4 में, ठीक है। तो ये जो जस्टिस की हम बात करते हैं हमें प्रियम्बल में देखने को मिलता है, ठीक है, हमें फंडामेंटल राइट में भी जस्टिस देखने को मिलता है, ठीक है, चाहे हम आर्टिकल 14 की बात कर लें, ठीक है, क्लियर, चाहे हम 16 की बात कर लें, क्या है वो इक्वल जस्टिस की बात करता है, राइट। अगर हम दूसरी तरफ बात करें इकोनॉमिक जस्टिस, जैसे कि टीपीएसपी कहता है कि धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, कंसेशन ऑफ मनी विल नॉट शुड बी डन,
ठीक है, यानी कि जो धन का संकेंद्रण मनी है, पैसा अमीर के ऐसा ना हो कि अमीर अमीर होता जाए और गरीब गरीब होता जाए। सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिनसे धन का संकेंद्रण ना हो, क्योंकि वो जस्टिसेबल नहीं है, इसलिए क्या है, उनके वायलेशन होने पर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। बाई कोर्ट इट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल, राइट। सो ये हमें देखने को मिलता है कि धन का संकेंद्रण होता जा रहा है बिकॉज ऑफ जो डीपीएसपी है, इट इज नॉट जस्टिसाइबल एंड इट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, राइट। सो लेकिन बात तो की गई है ना, तो हम क्या कह रहे हैं, जस्टिस हमें दिख रहा है प्रेम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, और डीपीएसपी हमें दिख रहा है, राइट। अब देखो नेक्स्ट हमारा लिबर्टी। जब हम बात करते हैं लिबर्टी, लिबर्टी यानी कि स्वायत्तता बोलते हैं, लिबर्टी स्वतंत्रता बोलते हैं, लेकिन स्वायत्तता लिखना है आपको, स्वायत्तता, ठीक है। स्वायत्तता और स्वतंत्रता में क्या अंतर है? स्वतंत्रता ऐसा होता है जिसमें आपके पास कोई लिमिट नहीं हो, वहीं स्वायत्तता क्या होता है, फ्रीडम विद लिमिटेशंस। तो हमारे संविधान में लिबर्टी की बात की गई, ना कि फ्रीडम की बात की गई है। तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि आपको फ्रीडम तो मिलेगी, लेकिन किसके साथ मिलेगी, लिमिट्स के साथ मिलेगी, ठीक है। तो लिबर्टी किसकी है, हमें लिबर्टी है, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, ठीक है, इन सब क्या है, लिमिटेशन, सॉरी क्या है, लिबर्टी है। लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। यानी कि हमें लिबर्टी का मतलब क्या है, सिंपल मीन कि किसी भी व्यक्ति की जो इंडिविजुअल की जो क्या है, कुछ नया करने की प्रवृत्ति, उसको नहीं रोकना है, उसको रेस्ट्रेन नहीं करना है, ठीक है। एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, यानी कि सेम टाइम पे हमें क्या करना है, हमें किसी व्यक्ति की जो इंडिविजुअल है उसकी प्रवृत्ति है, अगर वो चाह रहा है कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसे सपोर्ट करना, ना कि उसकी इस जो एक्टिविटी है वो उसको सप्रेस नहीं करना है, रेस्ट्रेंट नहीं करना है। दिस इज द लिबर्टी, ठीक है, दिस इज द मीन। बट ऐसा नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया, मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि आपको लिबर्टी दे दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप कुछ भी कीजिए। लिबर्टी डज नॉट मीन दैट लाइसेंस दैट यू डू व्हाट यू वन लाइक, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको लिबर्टी मिल गई तो आप कुछ भी करने का लाइसेंस प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम विथ लिमिटेशंस, राइट। सो हम पहले ही बता चुके हैं, द प्रियम्बल सिक्योर्स ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, राइट। तो जो प्रियम्बल है वो किसकी बात करती है, लिबर्टी, थॉट की लिबर्टी, यानी कि कुछ भी सोच सकते हैं आप, एक्सप्रेस कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, फेथ कर सकते हो और वर्शिप कर सकते हो। इन द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव वेरी डिटेल्ड आर्टिकल्स ऑन दिस। चाहे हम बात करें 25 से 28 तक की हम बात कर सकते हैं, राइट टू रिलीजन, ठीक है, फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, देखो हम लिखा हुआ भी है, लो थ्रू देयर फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑन लॉ एंड इन केस ऑफ वायलेशन, यानी कि इन जो लिबर्टी प्रियम्बल में दी हुई है, अगर उनका वायलेशन होता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको एनफोर्स करा सकते हैं बाय कोर्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रियम्बल में दी गई है इसलिए कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इन सब से रिलेटेड आर्टिकल हमें फंडामेंटल राइट पार्ट 3 25 से 28 तक दिए हुए हैं, ठीक है। आप सभी को पता है फंडामेंटल राइट्स जस्टिसाइबल होते हैं, वाद योग्य होते हैं, ठीक है। सिंपल मीन कि अगर उनका वायलेशन होता है तो जिस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट वहां से रिट जारी करेगा, जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस हम ये पढ़ चुके हैं, राइट। तो द लिबर्टी कंसीव द प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर लिबर्टी दी गई है तो आप कुछ भी करने का लाइसेंस प्राप्त कर चुके हैं। इट इज नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज क्वालिफाइड इन नेचर, ठीक है, यानी कि फ्रीडम विथ लिमिटेशंस की बात की गई है। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी फ्रेटर्निटी इन आवर प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 एंड 1799, यानी कि जब जो लिबर्टी का वर्ड है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, तीनों वर्ड इनको ट्रिनिटी बोलते हैं, ठीक है। तीनों वर्ड कहां से लिए गए, ये लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से, राइट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट हमारा द टर्म इक्वलिटी मींस एब्सेंस ऑफ, हम बात कर रहे हैं स्पेशल इक्वलिटी की। इक्वलिटी मींस क्या है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज के किसी भी वर्ग के पास कोई स्पेशल या विशेष अधिकार नहीं होंगे। ये क्या बात, किसकी बात कर रहा है, ये टर्म कह रहा है इक्वलिटी, राइट। प्रियम्बल सिक्योर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि प्रियम्बल क्या करता है, सभी सिटीजन की जो इक्वलिटी है उसका स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात करता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं स्टेटस,
हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। स्टेटस का सिंपल मीनिंग क्या है कि जो प्रिविलेज ग्रुप है वो उसकी एब्सेंस होनी चाहिए। समाज में कोई भी प्रिविलेज ग्रुप नहीं होना चाहिए। प्रिविलेज यानी कि ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके पास कोई भी विशेष अधिकार हो, ऐसे ग्रुप की अनुपस्थिति होनी चाहिए। ये था स्टेटस, इसका सिंपल मीनिंग। वही अगर बात करें अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, यानी कि सभी को क्या होना चाहिए, अवसर मिलने चाहिए और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि अपॉर्चुनिटी जब मिले तो मिले विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं इक्वलिटी की, तो हम बात करते हैं तीन प्रकार की इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, और दूसरा सिविक इक्वलिटी, थर्ड पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो हम तीन प्रकार की इक्वलिटी की बात करते हैं, सिविक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। तीन प्रकार की इक्वलिटी की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं प्रोविजन ऑफ द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑन द सिविक इक्वलिटी। यानी कि पहले हम बात करेंगे सिविक इक्वलिटी की। सिविक इक्वलिटी क्या होती है, ठीक है, राइट। यानी कि 14 से 18 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो सिविक इक्वलिटी का हिस्सा है। सिविक यानी कि नागरिक के रूप में, राइट। नागरिक के रूप में किसी की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी धर्म, सभी जो विधि है उसके समान समझेंगे, विधि के समक्ष सबको समानता मिलेगी। प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ द बर्थ। यानी जन्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ याद रखना, क्वेश्चन कभी कभी दिखेगा आपको पब्लिक एंड प्राइवेट, लेकिन आर्टिकल 16 बात करता है पब्लिक ऑफिस की, ठीक है। यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जब होगा उसमें किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सभी को क्या समझा जाएगा, इक्वल समझा जाएगा, राइट। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। इतिहास में आपने समझ देखा होगा कि फला फला जात के लोग बाहर रहेंगे। दूसरा कि आप इस वाले कुएं का प्रयोग नहीं कर सकते, ये तुच्छ धर्म का है, आप इस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आपने इतिहास में पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो एटलीस्ट सुना तो जरूर होगा, ठीक है। तो उन सब चीजों का क्या, आपके उन कुरीतियों का यहाँ पे अंत किया गया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के रूप में, राइट। एबोलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18। यानी कि जैसे पहले इतिहास में कहते थे कि जैसे कि राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, तो क्या स्टेटस है, सर, नाइटहुड, है ना, इस तरह की उपाधियां हैं, इनका क्या हुआ, इनका एबोलिशन किया गया है। कौन सा आर्टिकल, अकॉर्डिंग आर्टिकल 18। यानी कि एज ए सिटीजन आपको ये राइट दिए जा रहे हैं नागरिक के रूप में, ठीक है। एज ए सिटीजन नागरिक के रूप में बात की, इक्वलिटी की बात की जाएगी तो क्या जाएगा, क्या वो कहा जाएगा सिविक इक्वलिटी। यानी कि ये दिए गए हैं नागरिकों के लिए, सिटीजन के लिए, राइट। सो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3 का हिस्सा है, ये जस्टिसाइबल है, ये एनफोर्सेबल है बाय कोर्ट, ठीक है, राइट। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता। जब हम राजनीतिक समानता की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सरकार में अपनी पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि हम सरकार में किस तरीके से क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को कास्ट, रिलीजन, सेक्स, इन सब के बेसिस पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, इनएलिजिबल नहीं कर सकते कि आप फला जाति के हैं, आप इस जाति से रिलेटेड करते हैं, इसलिए आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, इसलिए आप सरकार बनाने में शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये बात करता है आर्टिकल 325 की बात करता है, यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार है, राइट। सभी को वोट देने का अधिकार है और सभी के वोट की वैल्यू बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, किसी भी सेक्स, किसी भी से रिलेटेड हो, राइट। सो ये बात करता है आर्टिकल 325, ये इंपावर कर रहा है पर्सन को कि आपकी वोट, आप वोट देने जाइए, आपकी वोट की वैल्यू किसी अमीर व्यक्ति की वोट की वैल्यू के ही बराबर है, राइट। वही हम देखें आर्टिकल 326, द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होगा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें पॉलिटिकल इक्वलिटी की, तो ये बात करता है हमारा टू पार्टिसिपेट इन गवर्निंग। तो ये गवर्निंग की बात करता है, हमें क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है गवर्निंग में, और सभी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल वोट, इक्वल वैल्यू, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। दूसरा पॉइंट इसमें बात करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, ठीक है, एनीवन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, राइट। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये क्या है, वायलेशन है। यानी कि आपका जो जस्टिस, आपको जस्टिस जो आपके साथ क्या हो रहा है, अनइक्वलिटी हो रही है। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन स्टेट। ये जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी की हम बात करते हैं
नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 सिक्योर मेन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एडिक्वेट मीन्स लाइवलीहुड एंड इक्वल पे टू इक्वल वर्क। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वुमेन और मेल अगर सेम काम दोनों कर रहे हैं तो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल पे होना चाहिए, और दूसरा दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। यानी कि ये बात कर रहा है इकोनॉमी से रिलेटेड एक्टिविटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी। ये बात कर रहा है इकोनॉमिक इक्वलिटी, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेटर्निटी, यानी कि हम बात कर रहे हैं बंधुता की। बंधुता समझ सकते हैं, भाईचारा की भाव देता है, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि एक भाईचारे की भावना, ठीक है, बंधुता फ्रेटर्निटी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोशन द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि हमारा जो संविधान है वो सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता के द्वारा क्या करता है, प्रमोट करता है भाईचारे की भावना को। ऐसा नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर में आपका जन्म हुआ है और दूसरे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है हमारे तमिलनाडु में, तो दोनों में क्या है, भाईचारा नहीं रहेगा। दोनों एक देश के ही नागरिक हैं, दोनों ही काम करेंगे देश की तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए, ठीक है। इसकी फीलिंग आपको हो सकता है अभी ना फील कर पाए आप, लेकिन जब आप किसी विदेश में जब जाएंगे, फॉरेन कंट्री को विजिट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये भाई इंडिया से हैं, तब आपको पता चल जाएगा। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट के दिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपको सेम स्टेट का पर्सन मिलेगा, सेम डिस्ट्रिक्ट से मिलेगा, तो आपकी फीलिंग अलग ही होगी, राइट। तो उससे पता चलता है कौन सी भावना, वो सेंस ऑफ ब्रदरहुड का एक सेंस निकल के आता है। प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट द फ्रेटर्निटी हैज आल्सो एश्योर्ड टू थिंग्स, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, यानी कि जो प्रियम्बल है वो दो चीजों को, फ्रेटर्निटी दो चीज डिक्लेयर करती है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल यानी कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा, और एकता और अखंडता देश की, यानी कि देश की एकता और अखंडता की बात करता है प्रियम्बल प्रस्तावना, और बात करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। सिंपल मीन समझो दोनों का मतलब कि जब हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी की, ठीक है, इंडिविजुअल जो आ रहा है सेंस ऑफ ब्रदरहुड आ गया, क्लियर। दूसरा डिग्निटी गरिमा, यानी कि जब हम भाईचारे की भावना आती है तो सिंपल मीनिंग समझो कि भाईचारा कहाँ बनता है, जब क्या है कि मैं आपकी गरिमा का सम्मान करता हूं, आप मेरी गरिमा का सम्मान करेंगे, ठीक है। तो डिग्निटी इंडिविजुअल की जो क्या है, व्यक्तिगत रूप में किसी की भावनाओं का आप सम्मान करते हैं और वो भी आपकी भावनाओं का सम्मान करता है, तो वहां पे क्या होता है, एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड क्या होता है, क्रिएट होता है, ठीक है। तो वहां से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। और दूसरा जब कोई पर्सन है उसकी डिग्निटी है, मेरी डिग्निटी है, दूसरे पर्सन की डिग्निटी है, मैं उसकी भावनाओं का सम्मान कर रहा हूँ, वो मेरी भावनाओं का सम्मान कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही जब हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं तो क्या होता है, एक यूनिटी में हम कवर हो जाते हैं, यानी कि हम एकता की बात करने लगते हैं, यानी कि हम बात करेंगे फिर यूनिटी की, ठीक है। और जब यूनिटी की बात हो जाएगी तो कहीं ना कहीं देश की अखंडता को इससे बढ़ावा भी मिलेगा। तो इसलिए प्रियम्बल बात करता है इंडिविजुअल डिग्निटी, एंड फिर बात करता है यूनिटी, और फिर बात करता है इंटीग्रिटी। सीक्वेंस में देखेंगे वर्ड कि डिग्निटी दिखेगा, यूनिटी दिखेगा, फिर इंटीग्रिटी, यानी डिग्निटी की बात होगी, डिग्निटी बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है यूनिटी आएगी, और जब यूनिटी आएगी तो क्या आएगा, सिंपल इंटीग्रिटी भी आएगा, ठीक है। द वर्ड इंटीग्रिटी हैज बीन एडेड बाय द प्रियम्बल बाय 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1976, यानी कि जो इंटीग्रिटी शब्द है, अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, सिंपल, ठीक है। द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एम्बेस द बोथ साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन, यानी कि हम जब बात कर रहे हैं यूनिटी की, हम जब बात कर रहे हैं इंटीग्रिटी की, तो उसमें सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम नहीं है कि मानसिक रूप से आप एक जुड़ाव का भाव महसूस कर रहे हैं, वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भी बात करती है। इंटीग्रिटी इज नॉट लिमिटेड ओनली द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, इट इज ऑल्सो बियॉन्ड ऑफ दिस, and it is also wording for the territorial dimensions. It also covers the territorial dimensions, right? So next we will see importance of the preamble, ठीक है। एक चीज और है, शायद इसमें मेंशन नहीं है, एक चीज और समझ लो कि जो हमारा डिग्निटी है, ये प्रियम्बल से कहीं और भी हम देख सकते हैं इसे, डिग्निटी को, जो प्रियम्बल एक वर्ड है, सॉरी प्रियम्बल डिग्निटी एक वर्ड देख रहे हैं हम, तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ये फंडामेंटल का राइट, फंडामेंटल में भी दिया हुआ है, ये डीपीएस में भी दिया हुआ है, राइट। ये हमारा एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिया हुआ है, और आप सबने पढ़ लिया प्रियम्बल में भी दिया हुआ है। So you can understand the importance of this word. It is also mentioned in the preamble. It is also mentioned in the fundamental right. It is also mentioned in DPSP or fundamental duties. So you can understand the importance of this word because of
इट इज मेंशन इन एवरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल, यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंस पता चलता है जब कोई बड़े विद्वान आपके बारे में बात करें, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब घर वाले बोलते हैं कि हमारा बेटा ये कर रहा है, तो आपको महसूस होता है कि हाँ मेरी इंपॉर्टेंस घर में कितनी है, ठीक है। सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि विद्वान हैं वो जब बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में, उनके क्या क्या व्यूज हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि एक विद्वान जो बड़े विद्वान है वो इस तरीके से बोल रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहला नाम है सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अकॉर्डिंग टू हिम प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग, ठीक है। इनका ये कहना था कि प्रियम्बल वो हमारे संविधान का प्रियम्बल वो है जिसका हमने हमने सोचा था एक लंबे समय से हमने इसके लिए संघर्ष किया, वो हम प्रियम्बल में महसूस कर रहे हैं या प्रियम्बल में एक्सप्रेस होता है। नेक्स्ट है हमारा के.एम. मुंशी इज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस। हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है के.एम. मुंशी ड्राफ्ट कमेटी के एक मेंबर थे। तो इनका क्या कहना था? इनका कहना था प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यानी कि इन्होंने प्रस्तावना को हॉरोस्कोप की संज्ञा दी। वहीं अगर बात करें पंडित ठाकुरदास भार्गव, इनका कहना था द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बहुत प्रीशियस यानी कि बहुत कीमती पार्ट है संविधान का। इट इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन्होंने इसे आत्मा का दर्जा दिया, यानी कि संविधान की आत्मा कहा। किन्होंने? पंडित भार्गवदास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। और दूसरा इन्होंने कहा था की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की कुंजी। क्लियर? सो इनको आप याद कर लेना, बिकॉज ऑफ बहुत सारे एग्जाम्स में हमने देखा है कि ये चीजें डायरेक्ट आ जाती है, राइट। सो अर्नेस्ट बेकर एक विदेशी विद्वान, ही डिस्क्राइब द प्रियम्बल एज द की नोट। इन्होंने की नोट कहा इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी और जिसमें इन्होंने अपनी प्रस्तावना का जिक्र किया एज ए की नोट। अगर हम बात करें हेम हिदायतुल्लाह, ये एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के। इनका कहना था इट इज द सोल ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की आत्मा इन्होंने कहा। सो हमारे पास विद्वान थे जिन्होंने संविधान को पढ़ा, संविधान को बनाने में अपना विचार साझा किए। उनके अकॉर्डिंग प्रस्तावना एक कुंजी है, किसी के अकॉर्डिंग प्रस्तावना की नोट है, ठीक है। विदेशी लोग क्या करें, की नोट है, इतने इंप्रेस हो गए थे हमारी प्रस्तावना को देख के, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है या नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ये, राइट। तो सबसे पहले हम बात करें, पहले बेरुवारी केस आया था, उसके बाद केशव भारती केस आया, फिर एलआईसी केस। 3 केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जब बेरुवारी केस आया था 1960 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी आर्टिकल में जो एम्बिग्युइटी होती है, यानी कि अस्पष्टता होती है और वहां फंस जाता है, तो हम देखते हैं प्रस्तावना की ओर, राइट। हम प्रस्तावना की ओर देखते हैं। बट प्रश्न जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया कि हम प्रस्तावना को इंपोर्टेंट मानते हैं, महत्व है उसका। हम जब कहीं एम्बिग्युइटी आती है किसी भी आर्टिकल को लेके, हम प्रस्तावना को ही देखते हैं, प्रस्तावना से ही हम दर्शन का भाव लेते हैं, तब हम डिसीजन देते हैं। बट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है, राइट। ये था हमारा बेरुवारी केस, देखो, राइट। फिर नेक्स्ट केस आता है हमारा केशव भारती केस। इट इज ए लैंडमार्क केस, बहुत सारी चीजें चेंज हुई और इसमें एक थ्योरी डॉक्ट्रिन लाया गया, बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का एक डॉक्ट्रिन लाया गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें से इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो बेरुवाली केस में जो निर्णय दिया गया था वो गलत है और उसको पलट दिया और कहा कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्लियर, राइट। फिर आगे द्वारा पीआईएल डाला गया, द्वारा याचिका डाली गई। एलआईसी केस है 1995 में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय अपने केशव भारती वाले फैसले पर आ रहा और साथ में एक और वर्ड ऐड किया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, राइट। तो जब हम बात करते हैं संविधान का अंग है या नहीं प्रस्तावना, तो हमारे पास 3 केस आते हैं। बेरुवारी केस हो गया जिसमें कहा गया प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड केशव भारती केस जिसमें कहा गया प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं थर्ड एलआईसी केस आया था जिसमें कहा गया था प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो ये सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया। लेकिन एक चीज और बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि
प्रस्तावना जो हम प्रियम्बल की बात कर रहे हैं वो ना तो सोर्स है किसी पावर का और ना ही किसी चीज को लिमिट करती है, अभी हम डिस्कस की थी। ठीक है, तो प्रियम्बल इज नाइदर द सोर्स ऑफ पावर लेजिस्लेचर टू लेजिस्लेचर नॉर प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि ना तो लेजिस्लेचर को प्रस्तावना पावर देती है कि आप ये नहीं कह सकते कि हमें न्याय दिलवाना लोगों को और हमने नियम बना दिया जो मौलिक अधिकार से संगत है, यानी कि हम ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल से पावर लेते हुए पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे और वो लॉ क्या है, मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे मैच नहीं कर रहा है, उनको वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड दैट लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। तो उस समय पे क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। ठीक है, तो सिंपल वे में क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि प्रियम्बल किसी भी पावर को पावर के सोर्स के रूप में काम कर सकती है या लिमिट भी नहीं लगा सकती है, राइट। दूसरा, इट इज नॉट जस्टिसाइबल, यानी कि जो प्रियम्बल है वो जस्टिसाइबल नहीं है, यानी कि सिंपल मीनिंग समझ सकते हैं कि अगर प्रियम्बल में जो दिए गए वर्ड हैं किसी का भी वायलेशन होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रियम्बल में दिया हुआ है और वायलेशन हुआ है मेरा और मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग और सर उनको लागू कीजिए, लागू कराइए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं प्रियम्बल में जो फंडामेंटल ड्यूटीज में दी गई है, डीपीएस में दी गई है। ठीक है, तो आप फंडामेंटल राइट वाले पार्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज वाला पार्ट आप नहीं जा सकते लेके। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स को लेकर नहीं जा सकते, आर्टिकल 325-26 की हमने बात की। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये दूसरा एनफोर्सिएबल नहीं है, यानी इनका वायलेशन होगा तो आप ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक, कि प्रस्तावना में ऐसा दिया हुआ है तो हम अब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, राइट। बताओ, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या नहीं। तो जब हम बात करते हैं प्रस्तावना संशोधन, वी ऑल नो अबाउट द अमेंडमेंट्स बाय द 42 अमेंडमेंट्स बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 वी अमेंडेड द प्रियम्बल, हमने प्रियम्बल को क्या किया है, संशोधित किया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केस में, भारतीय केस में डॉक्ट्रिन के द्वारा बताया कि प्रियम्बल अमेंडमेंट की जा सकती है, प्रियम्बल को संशोधित किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रियम्बल क्या है, संविधान का हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। तो जिस तरीके से संविधान के किसी भी भाग को संशोधित किया सकता है, अमेंड किया जा सकता है, उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रियम्बल को भी हम अमेंड कर सकते हैं। बट जिस तरीके से जो और हमारे पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसमें एक स्ट्रक्चर जो हमारा जो थ्योरी लाया है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, बेसिक स्ट्रक्चर की, उसके अकॉर्डिंग जब चेंजेस करते हैं कि आप चेंज तो कर सकते हैं परंतु बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए, तो वही लॉ यहाँ पे लागू होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आप प्रियम्बल को चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, चेंज गलत वर्ड है, अमेंड कर सकते हैं, राइट, बट जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, वो चेंज नहीं कर सकते, वो अमेंड नहीं कर सकते हैं। एंड इट इज सेटल्ड बाय द केशव भारती केस 1973। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट लाया गया था और वो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट प्रियम्बल में भी लागू होता है। तो नेक्स्ट हमारा प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार 1976 बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट एरा व्हिच हैज एडेड द न्यू वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, यानी कि तीनों वर्ड को हमने ऐड किया था बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976, राइट। दिस अमेंडमेंट हैज बी वैलिड, और इस जो ये अमेंडमेंट था इसको वैलिड बताया गया, राइट। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। Thank you for the watching. Have a great day. Have a bright future to you. I request please subscribe the channel. I hope the video is going on very good and it is giving you a beneficial task. So thank you very much once again. Thank you.